नमस्कार, मैं राजकुमार, आप देख रहे हैं द क्लैरिफायर। हमने पहले एपिसोड में बात करा बिहार की शिक्षा व्यवस्था के बारे में और आज की इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में। पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य व्यवस्था में कितना काम किया है, इसका इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है और लास्ट में ये कमेंट करके बताना है कि बिहार सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे और साथ में आप ये भी बता सकते हैं कि आपने ये पर्टिकुलर नंबर क्यों दिया है। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आगे नीतीश कुमार की बात करने से पहले हमें 2005 की स्थिति को समझना चाहिए। 2005 में बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था थी वो टोटली कोलैप्स कर चुकी हुई थी। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ने बिहार को लगातार 3 दशकों तक बॉटम पे रखा, जहां आधा से ज्यादा पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन में एग्जिस्ट करती थी। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2005 के तहत बिहार में प्रत्येक 1000 नवजात शिशुओं में से 61 बच्चे की मृत्यु हो जाती है और प्रत्येक 1 लाख गर्भवती महिलाओं में से 312 महिलाएं अपनी जान गंवा बैठती हैं। और ये आंकड़े बहुत ही गंभीर है और ये उस समय की दयनीय स्थिति को बखूबी बताती हैं। वही बात करें टोटल फर्टिलिटी रेट की तो बिहार में औसतन 1 महिला के 4 बच्चे हुआ करते थे, जो वन ऑफ द हाईएस्ट था भारत में, और जिस कारण से पॉपुलेशन तेजी से बढ़ता है और इस चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्था पे और भी दबाव बढ़ता है। ये आउटकम्स डायरेक्ट रिजल्ट थे नॉन फंक्शनल सर्विस डिलीवरी सिस्टम के। बिहार में मात्र 20% माताओं को बच्चों को जन्म देने के दौरान हेल्थ फैसिलिटीज मिल पाती थी और वही बात करें उनमें से सिर्फ 3.5% ही माताएं ऐसी थी जो सरकारी अस्पतालों में जाया करती थी, जो यह दर्शाता है कि बिहार में लोगों को सरकारी अस्पतालों में बिल्कुल भरोसा नहीं था। गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली केयर को एंटीनेटल केयर कहते हैं, जो बिहार में एक रियलिटी थी। मात्र 19% माताओं को ही 3 मंथ में रेगुलर चेकअप मिल पाता था और सिर्फ 4% माताओं को ही फुल एंटीनेटल केयर मिल पाता था। वही बात करें डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो की तो बिहार में प्रत्येक 10,000 लोगों पे मात्र 3 डॉक्टर थे, जो WHO के रिकमेंडेड नॉर्म 1000 पे 1 डॉक्टर से काफ़ी कम था। बिहार का यह हेल्थ सिस्टम बिहार के माल न्यूट्रिशन क्राइसिस से लड़ने में इनकैपेबल था। बिहार के 56% बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है वह स्टंटेड थे, यानी उनकी हाइट जो है उनके उम्र के अनुसार नहीं बढ़ रही थी। 27% बच्चे बहुत ही दुबले पतले थे और 78% बच्चे एनीमिया से ग्रसित थे। और महिलाओं की भी हालत कुछ ऐसी ही थी। 45% महिलाएं अंडरवेट थी और 68% महिलाओं को एनीमिया था। 2005 से पहले का डाटा हमें शो करता है कि बिहार एक ऐसे हेल्थ क्राइसिस से गुजर रहा था जो एक ऐसे साइकिल को फॉलो कर रहा था जो कभी खत्म ही नहीं होता था। एक तरफ तो गरीबी बहुत ज़्यादा था जिसके कारण से पुअर हेल्थ आउटकम्स थे और ये पुअर हेल्थ आउटकम्स बिहार के इस स्वास्थ्य व्यवस्था में आने से और बढ़ जाते हैं। बिहार में मात्र 37% महिलाएं ही पढ़ी लिखी हुआ करती थी, जिस कारण से 70% महिलाओं की शादी 18 साल से कम उम्र में हो जाती है, जिस कारण से हाई फर्टिलिटी रेट होता है। जब यह हाई फर्टिलिटी एक ऐसे सिस्टम से कंबाइन करता है जहां मात्र 20% ही डिलीवरीज इंस्टीट्यूशनल है, तो यह कंट्रीब्यूट करता है हाई मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो में। यह हेल्थ क्राइसिस बिहार में क्लिनिक और डॉक्टर्स के फेलियर का नतीजा नहीं, बल्कि यह डीपर डेवलपमेंट फेलियर का नतीजा था। उस समय की सरकारों ने जेंडर इनइक्वालिटी और लैक ऑफ एजुकेशन से लड़ने के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाया था, जिस कारण से इस तरीके की परिस्थिति आई हुई थी। ये तो थी बिहार के 2005 की स्थिति। अब आगे बात करते हैं कि जब नीतीश कुमार आते हैं तो बिहार में क्या होता है, कितना सुधार होता है, इसकी बात करते हैं। 2005 में बिहार के हेल्थ सेक्टर में एक चेंज देखने को मिलता है जो स्टेट लेड ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था, बल्कि सेंटर के द्वारा एक मैसिव अमाउंट में फंड अलॉट किया जाता है नेशनल हेल्थ मिशन के तहत, जो नई सरकार के हेल्थ रिफॉर्म्स के लिए एक फ्रेमवर्क और फाइनेंस प्रोवाइड करता है। 12 अप्रैल 2005 को नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च होता है, जो बाद में चलकर नेशनल हेल्थ मिशन बन जाता है और यह एक मात्र सिंगल मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फैक्टर था बिहार के हेल्थ सेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन। इसके तहत बहुत सारे नए स्कीम्स लॉन्च किए जाते हैं, जैसे जननी सुरक्षा योजना, जो एक कंडीशनल कैश ट्रांसफर स्कीम था, जिसका मेन उद्देश्य था बिहार में मैटरनल और इन्फेंट मोर्टिलिटी को कम करना। बिहार एक लो परफॉर्मिंग स्टेट था, जिस कारण से इस पे एक स्पेशल फोकस रखा जाता है। बिहार की महिलाएं अगर वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज कराती हैं तो उन्हें 1400 रुपए एज अ कैश इनिशिएटिव दिया जाता था।
जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत बिहार में जो प्रेग्नेंट वोमेन थी और सिक न्यूबॉर्न जो बेबीज थे उन्हें कम्प्लीटली फ्री और कैशलेस सर्विसेज दी जाती थी सरकारी अस्पतालों में। इसमें फ्री डिलीवरी, ड्रग्स, डायग्नोस्टिक, डाइट, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, ये सारी चीजें इंक्लूडेड थी। अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट जिसे आशाज कहा जाता था, आशा कैडर का क्रिएशन नेशनल हेल्थ मिशन का एक फाउंडेशनल एलिमेंट था। ये ऐसे कम्युनिटी हेल्थ वॉलंटियर्स थे जो पेशेंट्स और हेल्थ सिस्टम के बीच में लिंकेज का काम करते हैं। इनका मेन काम था सर्विसेज के लिए बेनिफिशियरीज को मोबिलाइज करना। जननी सुरक्षा योजना के सक्सेसफुल होने में आशा कैडर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। एंटीनेंटल केयर विजिट्स और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज के लिए इन्हें परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स मिलता था। इसके अलावा 2008 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च किया जाता है, जिसके तहत गरीब परिवारों को 30,000 तक का मुफ्त इलाज दिया जाता था स्मार्ट कार्ड्स के द्वारा। बिहार में देखा गया कि यह स्कीम कहीं ना कहीं गरीब परिवारों को हेल्प तो करता है, लेकिन यह बहुत बार फेल कर जाता है कंप्लीटली कैशलेस केयर देने में। बिहार के हेल्थ आउटकम्स में डाइवर्जेंट नैरेटिव देखने को मिलता है। एक तरफ सरकारों ने जहां इवेंट बेस्ड जो प्रोग्राम्स थे और जो इंसेंटिव दे करके जिन प्रोग्रामों पे ध्यान दिया गया है वहां ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। वहीं दूसरी तरफ उन चीज़ों में जहां ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे कंटिन्यूअस प्राइमरी हेल्थ केयर और जो डीप रूटेड सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, इन चीज़ों में ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। यानी सतही चीज़ों पर इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है और जो डीपली रूटेड फैक्टर्स है वहाँ इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। इस पीरियड का मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है मोर्टिलिटी रिडक्शन। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट जो 2005-06 के आसपास 61 हुआ करता था, वह घट करके 29 हो चुका है, जो नेशनल एवरेज 30 से काफ़ी कम है। उसके अलावा मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो जो है 2005-06 के आसपास में 312 हुआ करता था, वह घट करके मात्र 100 हो चुका है। टोटल फर्टिलिटी रेट में भी रिडक्शन देखा गया है। 2005-06 के आसपास जो 4 हुआ करता था वो रिड्यूस होकर के 3 हो चुका है, हालांकि अभी भी नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। वही बात करें बिहार के न्यूट्रिशनल स्टेटस की, तो अभी भी सरकार की नाकामी देखी जा सकती है। बिहार के वे बच्चे जो 5 साल से कम है जिनमें स्टंटिंग 56% हुआ करता था, वो रिड्यूस होकर के 43% हुआ है। इस इंप्रूवमेंट के बावजूद भी बिहार के 38 जिलों में से 38 के 38 जिले जो हैं आज भी स्टंटिंग के मामले में पब्लिक हेल्थ कंसर्न में क्लासीफाई किए जाते हैं। वही बात करें वेस्टिंग की, जो एक एक्यूट माल न्यूट्रिशन का साइन है, उसमें कोई इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। यहाँ तक कि कंडीशन और भी खराब हो चुका है। वही बच्चों और औरतों में जो एनीमिया का कंडीशन था वो कुछ ज़्यादा इंप्रूव नहीं हुआ है। ये जो चीज़ें हैं वो दर्शाती हैं कि बिहार में मेजर पॉलिसी फेल्योर हो चुका है। ये चीज़ें ये भी बताती हैं कि जो सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था है वो आपको कंटिन्यूअस केयर और न्यूट्रिशनल सपोर्ट देने में अनेबल है। बात करें इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज की, तो जो एक समय पे सिर्फ 20% हुआ करती थी, वह आज बढ़कर लगभग 76% के आसपास पहुंच चुकी है। और इन डिलीवरीज में जो सरकारी व्यवस्था का पार्टिसिपेशन था वो एक समय पे सिर्फ 3.5% हुआ करता था, वह आज लगभग 48% हो चुका है। फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज जो बच्चों में एक समय पे सिर्फ 33% हुआ करता था, वो बढ़कर 71% से ज़्यादा हो चुका है, जो डायरेक्ट रिजल्ट है आशा कैडर जो नेटवर्क है उसका। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सरकारी व्यवस्था है वह इवेंट बेस्ड सर्विसेज में अच्छा करती है, जैसे कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, यहाँ वो अच्छा करती हैं। जिसमें लॉन्ग टर्म ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे माल न्यूट्रिशन या एनीमिया से लड़ना हो गया, उसमें वह फेल कर जाती हैं। ऑन पेपर बिहार सरकार ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी एक्सपैंड किया है। 2005 में जो मेडिकल कॉलेजेस सिर्फ 6 हुआ करती थी, वह आज 12 हो चुकी है। रूरल एरियाज में भी गवर्नमेंटल हॉस्पिटल की तादाद बढ़ी है। इस एक्सपेंशन के बावजूद भी फंक्शनल कैपेसिटी में ये ट्रांसलेट नहीं हो पाता है। सीएजी की रिसेंट रिपोर्ट हमें बताती है कि बिहार में जितने भी ऑडिटेड सब डिविजनल हॉस्पिटल्स हैं उनमें इमरजेंसी ऑपरेशनल थिएटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, जो डायरेक्टली इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स का वायलेशन है। जितने भी अवेलेबल वेंटिलेटर्स हैं उनमें से मात्र 54% ही फंक्शनल है, बाकी सभी के सभी ऐसे ही रखे हुए हैं क्योंकि ट्रेंड टेक्नीशियंस नहीं हैं और कुछ नॉन ऑपरेशनल आईसीयूज हैं। इस वजह से 10 ऑडिटेड जो सब डिविजनल हॉस्पिटल्स हैं और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं उनमें से किसी में भी फंक्शनल ब्लड स्टोरेज यूनिट्स नहीं हैं। 78% हेल्थ सब सेंटर्स में टॉयलेट्स नहीं है, 74% में ड्रिंकिंग वाटर नहीं है और 41% में इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी नहीं है। इस हेल्थ सिस्टम का वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल फेल्योर है अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को रिक्रूट, रिटेन या मैनेज नहीं कर पाना। नेशनल हेल्थ मिशन के लॉन्च होने के बावजूद भी बिहार में जो वैकेंसी रेट है वो इंक्रीज करता रहा है। बात करें करेंट डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो की, तो 2148 लोगों पे मात्र 1 डॉक्टर हैं, जो WHO के नॉर्म 1000 लोगों पे 1 डॉक्टर से दोगुना है। वही गवर्नमेंट सर्विसेज में ये 28,000 से भी ज़्यादा पहुँच जाता है। मतलब
मतलब 28,000 लोगों पे मात्र एक डॉक्टर। और बात करें लेटेस्ट CAG रिपोर्ट्स की तो हेल्थ डिपार्टमेंट्स और मेडिकल कॉलेजेस में 49% का वैकेंसी रेट देखा गया है और यही सिचुएशन सभी कैडर्स में भी है। कुछ जिले तो ऐसे भी हैं कि जहां 90% पैरामेडिक्स और 72% स्टाफ नर्सेज की कमी है, जबकि रजिस्टर्ड नर्सेज और मिडवाइफ्स की संख्या जो 2005 में सिर्फ 9400 हुआ करती थी वो बढ़कर आज 26,000 हो गई है। लेकिन इस इंक्रीजमेंट के बावजूद भी जो बिहार की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है उसके सामने ये नंबर काफ़ी छोटा है। बिहार के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्सेज के फेल्योर होने में वन ऑफ द मेन रीजन है डिसफंक्शनल फाइनेंसिंग मैनेजमेंट सिस्टम। यानी एक तरफ तो बिहार के हेल्थ सेक्टर में फाइनेंसिंग इनएडिक्वेट मात्रा में है और उसमें से भी जो फंड अलॉटेड है उस फंड को भी यह सिस्टम सही से यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। नेशनल हेल्थ मिशन के लॉन्च होने के बावजूद भी बिहार में जो हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है वो लगातार लो रहा है। बात करें 2016 से 2022 की तो बिहार में हेल्थ सेक्टर में जो एक्सपेंडिचर है वह ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मात्र 1.33% से लेकर 1.73% के बीच में रहा है, जो 2004 के 1.1% से एक मार्जिनल इंक्रीज है। बिहार के टोटल बजट का मात्र 3.5% से लेकर 4.5% ही हेल्थ सेक्टर में खर्च होता है, जो रिकमेंडेड 8% का सीधा हाफ है। CAG का रिसेंट ऑडिट ये रिवील करता है कि बिहार में फाइनेंशियल ईयर 2016-17 और 2021-22 के बीच में जो टोटल हेल्थ डिपार्टमेंट में जो टोटल बजट था वह 70,000 करोड़ रुपया था, जिसमें से मात्र 69% रुपया खर्च होता है और 31% पैसा जो है वह अनस्पेंट रह जाता है और उसे सरेंडर कर दिया जाता है। यानी ये दर्शाता है कि सिस्टम पूरी तरीके से फेल्योर हो चुका है और यह इनकैपेबल है अपने अलॉटेड फंड्स को सफिशिएंटली यूटिलाइज करने में। इस अंडर यूटिलाइजेशन का मेन रीजन है इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। बिहार में नेशनल हेल्थ मिशन के फंड को रिलीज करने का प्रोसीजर इतना बड़ा है कि एक फाइल को मिनिमम 32 डेस्क से होकर के गुजरना पड़ता है और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज तक ये पहुंचते पहुंचते 2-3 महीना तो ऐसे ही गुजर जाता है। फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी तो यहाँ बिल्कुल नहीं है और इसके न होने के कारण से ही ये इनएफिशिएंसी और बढ़ता चला जाता है। CAG की रिपोर्ट बताती है कि मार्च 2024 तक थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपया जो है अक्रॉस ऑल डिपार्टमेंट पेंडिंग पड़ा हुआ है और CAG लगातार वार्न करती है कि इससे रिस्क ऑफ करप्शन बढ़ जाएगा। यह दर्शाता है कि सिस्टम इतना इनकैपेबल है कि वो टाइमली किसी चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है। कोई भी हेल्थ सिस्टम कितना डेवलप किया है वो पता चलता है इमरजेंसी जैसे कंडीशन और पैंडेमिक जैसे स्थिति में वो कितना रेजिलियंस शो करता है। बिहार की बात करें तो बिहार में एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम और कोविड-19 पैंडेमिक जो दो स्थितियां हैं, इन दो से हमें पता चलेगा कि बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो किस तरीके से कितना कारगर साबित होती है। एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम जो 2019 में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में 150 से ज़्यादा बच्चों की जान ले लेता है, जो यह शो करता है कि सिस्टम किस तरीके से फेल्योर हो चुका है, क्योंकि 2016 से ही गवर्नमेंट के पास में इससे लड़ने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर था जो इनइफेक्टिव साबित होता है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, वहाँ स्टाफ्स की कमी होती है, दवाइयाँ अवेलेबल नहीं होते हैं। उन बच्चों को श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल जो मुजफ्फरपुर में है वहाँ जाना पड़ता है, जिस कारण से वो अपने प्रीशियस टाइम को खो देते हैं और ऑफन केसेस में वो अपने लाइफ्स को भी खो देते हैं। ये क्राइसिस हमें बताता है कि सिर्फ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज में सक्सेस पा जाना ही बड़ी बात नहीं है, जब तक आपके पास में एक ऐसा सिस्टम नहीं होगा जो इमरजेंसी जैसे कंडीशन में क्वालिटी केयर देता हो। वही बात करें कोविड-19 पैंडेमिक की तो बिहार फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं होता है। बिहार के पास में PPE किट्स नहीं थे, वेंटिलेटर्स नहीं थे और ट्रेंड स्टाफ्स नहीं होते हैं। जब बिहार में लॉकडाउन इंप्लीमेंट होता है तो बिहार सरकार कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग और होम टू होम सर्विलेंस का मॉडल अपनाती है, जिस कारण से बिहार जो है अगल बगल के सारे स्टेट से टेस्टिंग कैपेसिटी में काफ़ी आगे निकल जाती है। ऑफिशियल डाटा ये शो करता है कि बिहार में लोएस्ट कोविड-19 के केसेस थे और हाई रिकवरी रेट के साथ में लो फैटेलिटी रेट था। वही क्रिटिक्स और एकेडमिक स्टडीज सीरियस क्वेश्चन पोज करती है और वो कहती है कि बिहार में 2020 में इलेक्शन है, इसी वजह से पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए डाटा मैनिपुलेशन किया गया है। इन ऑफिशियल डाटा को अगर हटा भी दे तो पूरे देश ने देखा कि बिहार के मजदूर जो बिहार से बाहर काम करते हैं किस तरीके से वो रिवर्स माइग्रेट करके अपने बिहार की तरफ लौट रहे हैं। उनको बहुत ही कष्ट का सामना करना पड़ता है, उनको बस तक नहीं मिल रहा था, उनको पैदल लंबी लंबी यात्रा करनी पड़ रही थी, बहुतों की जॉब तक चली गई, जान भी चली गई।
हमने आज की इस रिपोर्ट में देखा कि किस तरीके से बिहार और नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा जो फंड अलॉट किए गए थे, इन सभी ने मिल करके इंसेंटिव्स वगैरह का यूज करके जो सरफेस लेवल प्रॉब्लम्स है उनको तो खत्म कर दिया, लेकिन अभी भी एक सिस्टम बिल्ड करने में ये फेल कर चुके हुए हैं। ये था पिछले 20 सालों में नीतीश सरकार के द्वारा स्वास्थ्य व्यवस्था में कितना काम किया गया है उसका एक रिपोर्ट कार्ड। अब नीचे आपको कमेंट करके बताना है कि पिछली व्यवस्था की तरह इस व्यवस्था को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे। साथ में ये भी कमेंट करके बताइए कि वो पर्टिकुलर नंबर आपने क्यों दिया है, आपकी क्या राय है, आपको क्या चीजें अच्छी लगी सरकार की पॉलिसीज में और किन चीजों को आप क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, ये सभी चीजें बताइए। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, जहां हम बात कर रहे होंगे बिहार में रोजगार की क्या स्थिति है और पलायन कितनी बड़ी समस्या है, इनको खुल करके डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अभी कर लीजिए ना। चलिए 1 2 3 4 5 कर लिया ना सब्सक्राइब। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।